हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आगे का टॉपिक, दैट इज़ एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो पहले लॉ हमने देख लिए थे, सेकेंड लॉ अब आ रहा है। तो हम लोग देखो जानते हैं ये चीज़, एंट्रोपी हमने देखा था, सब कुछ हमने देखा था। तो उसमें हम लोग क्या समझे थे कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमें आइसोलेटेड सिस्टम पता है जिसमें द चेंज इन एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बाहर से भी नहीं आएगी, अंदर से भी नहीं हो पाएगा सिस्टम सराउंडिंग में। तो चेंज जो है एनर्जी के अंदर वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम, ये आप जान चुके थे। आइसोलेटेड सिस्टम आप जान चुके थे, जिसमें मैंने आप लोग को क्या बताया था कि चेंज इन एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको पता था। चेंज इन एनर्जी अगर कांस्टेंट होगा, देयरफॉर आप जानते हो कि एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होगा। देयरफॉर व्हाट, इंक्रीज इन द एंट्रोपी, है ना, इंक्रीज इन एंट्रोपी। और ऐसी सिस्टम की तो एंट्रोपी बढ़ेगी। दैट इज़ व्हाट नेचुरल डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। आप लोग को एक चेंज पता चल जाएगा, दैट इज़ व्हाट स्पॉन्टेनियस चेंज पता चलेगा। और वो भी नेचुरल डायरेक्शन, मतलब क्या कहना चाहता है, एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस चेंज होगी। यूनिडायरेक्शनल मतलब हाई टू लो हीट या हाई टू लो टेम्परेचर, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? तो ये था आप लोग का स्टार्टिंग का। अब देखो, आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ, दिस इज फैक्ट दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ एंड कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन द सेवरल वे, अलग अलग वे में आपको बताया है। तो देखो, सेकेंड लॉ ये कहना चाहता है आप लोग को कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन कि ये बताता है वाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सो कॉमन, इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है स्पॉन्टेनियस, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आजकल इतना क्यों कॉमन हो चुका है। तो हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होती है, मतलब कोई भी रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज करता है रिएक्शन। और हीट रिलीज कराना, हीट रिलीज बाय द रिएक्शन, दैट मीन्स व्हाट, इंक्रीज इन द इंक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ द सराउंडिंग्स। हीट रिलीज कराना मतलब क्या होगा, सराउंडिंग के अंदर इंक्रीमेंट, डिसऑर्डर का इंक्रीमेंट होगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल एंट्रोपी जो चेंज होगा दैट इज़ पॉजिटिव होगा। और उसी की वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गई बात? तो बच्चों, अब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज़ की जाती है। वापस बोल रही हूँ, सुनना ध्यान से। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज़ किया जाता है। हीट रिलीज़ कौन करता है, दैट इज़ रिएक्शन से हीट रिलीज़ होती है। दैट मीन्स कि आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है सराउंडिंग्स में। और इस वजह से ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी। और उसी की वजह से जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगी। ओके, तो ये आपका था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, दैट इज इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही वाला स्टेटमेंट आपको बताना है। यही पूरा आपको सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या था, एंडोथर्मिक, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। और उसी की वजह से एंट्रोपी जो चेंज होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग बुक से देख के लिखना। एंट्रोपी चेंज आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और वही रिएक्शन को क्या बना देता है, स्पॉन्टेनियस। समझ गए आप लोग? वही रिएक्शन को क्या बना देता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाता है। तो ये था आप लोग का पहला डी वाला टॉपिक। अब ई वाला टॉपिक में देखो क्या बोला है, इसके बाद बोला है दैट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए देखते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे ही पहुंच रहे हैं, तो अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है।
तो आई होप, मैं आप लोग से ये उम्मीद करती हूँ आप लोग ये पढ़ोगे अच्छे से। तो चलिए, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले इसमें सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस के होते हैं, वो आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। कोई भी सब्सटेंस होते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होता है या मॉलिक्यूल्स में जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि दे में स्पिन लाइक अ टॉप एंड द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेस। आपको ये बात पता है कि या तो स्पिन करेंगे जैसे टॉप की तरह, मतलब स्पिन कैसे करेंगे, दो ही इनके पास ऑप्शन है, या तो स्पिन करेंगे या तो वो बॉन्ड जो होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे बॉन्ड, यानी कि दो जो भी सब्सटेंस बॉन्ड बना के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेगा वो स्ट्रेच होगा या तो फिर कंप्रेस किया जाएगा। अब उनके लिए एक, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट आर नोन एज, आप लोग को पता है कि मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए हम लोग को मोशन की ज़रूरत पड़ती है, ओके, जिसे हम कहते हैं मोशन। अब फिजिक्स में भी आप ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, और सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी आएगा कि कोई भी आपका सब्सटेंस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसको मूव कराने के लिए एक ही डायरेक्शन में आपको या तो स्पिन कराना पड़ेगा, या तो बॉन्ड्स जो होंगे मॉलिक्यूल्स के उसको आपको स्ट्रेच कराना पड़ेगा, या तो कंप्रेस कराना पड़ेगा, तभी जाके मोशन पॉसिबल है। और वही मोशन जो होता है मॉलिक्यूल का वो आपका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है। तो मोशन देखो कितने टाइप के होते हैं, तो यही मोशन आपका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है। समझ गए आप लोग? सुनना ध्यान से, ट्रांजिशनल नहीं, ट्रांसलेशनल, ओके। ये मोशन आपका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरा ये रोटेशनल मोशन, रोटेशनल करा के भी मोशन करा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, रोटेशनल मोशन, ओके। थर्ड वन इज़ व्हाट, वाइब्रेशन भी हो सकते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के, मतलब मॉलिक्यूल बनाना है तो दो बॉन्ड्स के बीच में आपस में दो एलिमेंट है हमारे पास, वाइब्रेशन करके जुड़ के मॉलिक्यूल बना देंगे, तो वाइब्रेशनली मोशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अगर टेम्परेचर सिस्टम का राइज कराओगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ाओगे, तो ये जो मोशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा विग्रस हो जाएगा, और इस वजह से इतना ज़्यादा विग्रस होगा कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी बहुत ज़्यादा। और वी कैन से ऑन द अदर हैंड लाइक व्हेन टेम्परेचर इज़ लोवर्ड तो एंट्रोपी डिक्रीज़ कर जाएगी। समझ गए? तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो ये ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सबको पार कर जाएगा, मतलब इतना तेज़ मोशन करेगा, दैट इज़ व्हाट विग्रस मोशन, ओके, है ना। इतना ज़्यादा मोशन होगा, ज़्यादा विग्रसली मोर, ज़्यादा मोशन होगा, दैट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाएगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगा, डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। और वी कैन से अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो एंट्रोपी आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी, ओके। तो ये आपका डिपेंड है टोटली टेम्परेचर पे, क्लियर। सो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच इज ज़ीरो। किसी भी, मतलब जो एंट्रोपी होती है हमारे पास, ये हमारे पास एंट्रोपी जो है किसी भी प्योर, कोई भी प्योर हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ओके। तो द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच ज़ीरो, कहाँ पे, ज़ीरो की ओर अप्रोच करेगा, कब, एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट ज़ीरो, यस, एज द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। स्टेटमेंट पक्का आएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपको याद रखना है, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यानी कि आपके पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होना चाहिए। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है, एक होता है हमारे पास एमोर्फस, एक होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन में। तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होता है उसकी एंट्रोपी कैसे होगी, कब अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो, जब आपका टेम्परेचर ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अप्रोच करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो परफेक्ट हो पाएगा। तो देयर इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर इन द क्रिस्टल।
क्योंकि आपके पास आपका जो सब्सटेंस की एंट्रोपी है वो भी ज़ीरो होगी, तो टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया, तो थर्मोडाइनमिक्स लॉ बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ थर्ड लॉ। तो दैट इज़ व्हाट दिस इज बिकॉज देयर इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर होगा हमारे क्रिस्टल के अंदर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। आपका दोनों ज़ीरो है, दैट मीन्स क्या होगा कि आपका परफेक्ट ऑर्डर मिलेगा, कहने का मतलब है रैंडमनेस नहीं देखने को मिलेगी, ऑर्डर कैसा होगा, परफेक्ट। क्लियर? तो परफेक्ट ऑर्डर होने की वजह से क्रिस्टल के अंदर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो आपका स्टेटमेंट बता रहा है दैट इज़ कन्फाइंड टू प्योर सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बिकॉज थियोरेटिकली आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एविडेंस देखे तो उनमें आपको देखने को मिलेगा दैट शोन दैट एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन एंड द सुपर कूल लिक्विड इज़ नॉट ज़ीरो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है। ये एक चीज़ याद रखो कि आप लोग को स्टेटमेंट वाइज अगर आपको कंफर्मेशन दूँ मैं, तो उसमें प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स और प्रैक्टिकल एविडेंस देखे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंट्रोपी जो सोल्यूशंस की होती है और सुपर कूल लिक्विड्स की होती है वो ज़ीरो नहीं होती है एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये याद रखो कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशंस, कोई भी आपका सोल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेके आप बनाओगे सोल्यूशन एंड सुपर कूल लिक्विड्स, बेसिकली आपको सुपर कूल लिक्विड्स ही पूछते हैं, यानी एकदम कूल्ड सुपर कूल लिक्विड्स आर नॉट ज़ीरो। तो आपको पता है, देखो सुपर कूल्ड लिक्विड्स में आपको पता है कि सुपर कूल लिक्विड इज़ नॉट ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन। इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो एंट्रोपी होगा जो सोल्यूशन का होगा और जो सुपर कूल लिक्विड का होगा एकदम कूल है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी केल्विन ज़ीरो कोई भी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट मीन्स व्हाट द लिक्विड इज़ नॉट एट ज़ीरो केल्विन। तो आपका जो लिक्विड है वो ज़ीरो केल्विन पे होगा नहीं। क्लियर हो गई बात? नॉट एट ज़ीरो केल्विन। सो देयरफॉर द इम्पोर्टेंस जो है थर्ड लॉ का वो यही बताता है कि यही हमें बताता है, क्या बताता है, दैट इज़ इट परमिट द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस। यानी कि आप लोग को एक एब्सोल्यूट वैल्यू को लेने के लिए परमिशन देता है, उनको लेने के लिए आपको परमिट कराता है। तो थर्ड लॉ आपको पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इट अलाउज़, कि आपने इससे क्या कंक्लूजन क्या लिया, इस थर्ड लॉ से आपने क्या सीखा। तो दैट मीन्स इट क्या परमिट करता है, क्या परमिट कराता है, द कैलकुलेशन, क्या किसका कैलकुलेशन, वैल्यूज़ की। ये भी सारे एब्सोल्यूट पढ़े ना हमने, दैट मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, यानी एट ज़ीरो केल्विन 1 केल्विन, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस। हमने वैसे भी यहाँ पे प्योर सब्सटेंस क्रिस्टलाइन लिया था, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये कैलकुलेशन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कैलकुलेशन प्रोवाइड कराना चाहता है, और किसके बेसिस पे, एंट्रोपी ऑफ द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम, हम कह सकते हैं फ्रॉम थर्मल डेटा अलोन। थर्मल, अगर आपके पास सिर्फ और एक ही डेटा हो, थर्मल ही डेटा हो आपके पास अवेलेबल, तो भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो थर्मल डेटा अलोन कह सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आपको प्योर सब्सटेंस लेना है, आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस के लिए हम लोग क्या क्या करते थे। देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें एक इक्वेशन पढ़ी थी एंट्रोपी वाली, याद करना ज़रा कौन सी इक्वेशन थी वो। तो आप लोग ने बताया था मुझे कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनकी जो हमारी एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, S इज इक्वल टू Q/T। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर पढ़ा था कि नहीं? तो दैट इज़ क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ये पढ़ा था कि नहीं इक्वेशन? ऑब्वियसली पढ़ा था। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी प्योर सब्सटेंस में दिस कैन बी डन बाय समिंग, इनको आप कर दो क्यू रिवर्सिबल बाई टी, दैट मीन्स इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, तो आप समझ सकते हो जीरो से आपका नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन पे। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो होती है उसको भी हम यूज़ करा सकते हैं टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। आपको अगर स्टैंडर्ड एंट्रोपीज चाहिए, आपको अगर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज करानी पड़ेगी। और वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज किससे होगा, हेस लॉ से हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड लॉ हमें कौन कौन सी चीज़ें बता सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पूछ सकते हैं इसका स्टेटमेंट, इसका क्या परफेक्टनेस था, इसका क्या ऑर्डर था, एंट्रोपी सोल्यूशन का रिएक्शन के बेस पे आपने सीखा, ओके। तो कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि
सभी बेनिफिट ले सके। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।